नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपसे एक शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। वो यह संघर्ष करके यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो क्यों समाज के लिए आदर्श हैं, हम इस विषय पे ही चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा जी। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जस्टिस शर्मा राज्य विधि आयोग के चेयरमैन हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उनके पास। साथ ही सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई पदों पर, कई जिम्मेदारियों पर उन्होंने काम किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे उनके जो व्यावसायिक अनुभव है, जो उनके कार्य का अनुभव है, उसके बारे में भी, और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके बारे में। तो शुरुआत हम आपसे करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये सेवाएं देने का अवसर मिला, छात्र जीवन कहीं और रहा होगा। क्या रहा छात्र जीवन में? आप क्या सोचते थे कि जज ही बनना है, इंसाफ करना है, फैसले ही करना है, या कुछ और सोचा था? मेरे एक सहपाठी थे, उनके भाई उत्तर प्रदेश में मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। उनसे एक दो बार मुलाकात हुई। ये 1974 की बात है, 73-74 की। और तभी मैंने अपने मन में ये निश्चय किया कि मुझे न्यायपालिका में जाना है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1979 में वकालत की डिग्री हासिल की और उसके तुरंत बाद वहीं वकालत प्रारंभ भी कर दी। लेकिन वकालत में काम करने के दौरान मुझे लगा कि मैं वहाँ के लिए कुछ मिस सेट हूँ। वहाँ जो सारी चीज़ें चाहिए वो कदाचित मेरे पास नहीं थी। और ये बात मेरे सीनियर जो थे, बाबू उमाकांत श्रीवास्तव, बड़े वरिष्ठ वकील थे, उनको भी इस बात का एहसास हुआ। मैंने अपनी जो जुडिशियल सर्विस की तैयारी जारी रखी और 1983 में मेरा मध्य प्रदेश में सिविल जज के लिए चयन हो गया। परिवार में बहुत लोग होते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई से लेकर बड़े लोगों का, बहुत ढेर सारे लोगों का। तो ऐसे समय में आप किन्हें याद करना चाहेंगे कि आपने ये सफ़र किया, जो कॉलेज तक किया, पढ़ाई लिखाई, उसमें भी जब पढ़ना, जब जज बनना है ये तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले लॉ करना था और सोचा था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को पढ़ता है, तो वो कैसे तय किया आप? मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब हमने अपना थोड़ा सा बचपन में, जैसे कहते हैं कि यादों को संभालने की स्थिति आई, तो मैंने ये देखा कि वो पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित थे। और हर युवक के मन में ये रहता है कि उसका एक कैरियर निश्चित होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे समाज सेवा का भी मौका मिले। तो मुझे लगा कि अगर मैं जुडिशियल सर्विसेज में आता हूँ तो मुझे बहुत बेहतर मौका मिलेगा लोगों की समस्याओं को नज़दीक से देखने का और उनको कदाचित समाधान के करीब लाने का। करियर बनाने में पिता ने कोई सलाह दी, मशवरा दिया, कभी आदेशित किया? मेरा स्वयं का निश्चय था जी। उन्होंने कभी कुछ कहा कि करो ये नहीं करो? किया जी। बीएससी करने के बाद परिवार में मेरे भाई और मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं आगे एमएससी करूं, लेकिन उस समय तक मैंने तय कर लिया था कि मुझे एलएलबी करना है और वकालत करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रयास करना है। किसी ने कोई दबाव नहीं डाला? कोई दबाव नहीं था। सबने कहा जो इरादा है करिए। हाँ, आपने कहा कि आप मिसफिट थे वकालत में। वो क्या चीजें, वो कौन सी चीजें? में मैंने उस समय ये महसूस किया कि प्रारंभिक दौर में आपको बड़ी लाइजनिंग करनी होती है, तमाम सारे। अच्छा, मैंने निचले जो कोर्ट स्टाफ लेवल पे मुझे जो वहाँ पे जो कहते हैं ना कि करप्शन की बू भी बहुत तेजी से आई, जिससे मुझे मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अवर्सन है और रहा है, हमेशा रहा है ना। तो मैंने इस बात को अपने जो सीनियर थे बाबू उमाकांत श्रीवास्तव, उनको भी कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बोले नहीं, ये तो बोले हमारा मुंशी है वो करता है, आपको नहीं है, आप तो अपना जुडिशियल वर्क करते रहिए। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो मैंने प्रारंभ में सोचा कि मुझे न्यायिक सेवा में जाना चाहिए वो ज़्यादा बेहतर है। न्यायिक सेवा में आए, मध्य प्रदेश आए, कहाँ से शुरू किया, क्या किया, और ऐसी क्या चीज़ है उस दौर की कोई यादगार चीज़?
मैंने अपनी सेवा की शुरुआत ग्वालियर से की। वहाँ मेरा प्रशिक्षण काल था। मेरे जिला न्यायाधीश पांडे साहब थे, बहुत ही अति सज्जन व्यक्ति थे वो। और जब मेरा प्रशिक्षण बिल्कुल पूरा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन मुझे चैम्बर में बुलाया और कहा कि डबरा चले जाइए आप किन्हीं के साथ में, वहाँ कोर्ट खाली पड़ी है, देख लीजिए आप, अगर ठीक लगे तो हम आपकी पोस्टिंग डबरा कराना चाहते हैं। तो वहाँ एक मोटर व्हीकल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, 4-5 मजिस्ट्रेट हम लोग कोर्ट का काम करके डबरा गए, करीब 1 घंटे की दूरी थी। और वहाँ जाके हमने देखा तो मुझे बड़ी अच्छा लगा, छोटी सी जगह और वहीं आवास, वहीं न्यायालय। तो मैंने तुरंत उनको अगले दिन सुबह हाँ कर दी और 1 महीने के अंदर ही जो है मेरा नियुक्ति आदेश, पोस्टिंग आदेश आ गया। तो मैं डबरा पहुंच गया, लेकिन डबरा अल्प समय रह पाया क्योंकि वहाँ पे जो 2 कोर्ट थी उनमें से एक कोर्ट अपग्रेड हो गई। तो मेरा ट्रांसफ़र एक जगह पड़ती है पिछोर, शिवपुरी जिले में। बहुत ही इंटीरियर था उस समय, 1984 में मैं वहाँ पहुँच गया। 3 साल वहाँ रहा और वहाँ पे मैंने देखा बड़े दूरस्थ लोग, स्थानों से आने वाले लोग, वहाँ की बार, लोगों की परेशानियाँ, और किस तरीके से मतलब न्याय के प्रति उनके मन में एक विश्वास भी था, न्याय व्यवस्था के प्रति में, और ये लालसा भी थी कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। वहाँ मैं अकेला न्यायाधीश था तो मुझे पूरी तन्मयता के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ काम करने का अवसर मिला। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेरा विश्वास था जुडिशियल सिस्टम के बारे में, वो बड़ा मजबूत हो गया कि हाँ, यहाँ रह के काम किया जा सकता है और यहाँ वास्तव में लोगों को मतलब मदद की जा सकती है, अन्याय से उनको बचाया जा सकता है। वो जो आपने वकालत के दौर में देखा था, जिस चीज से आप बहुत विचलित थे, खिन्न भी थे, तो ये जब आपका समय आया तब आपने उसके बारे में क्या सोचा? उसके बारे में बड़ा एक रोचक किस्सा है जी। मेरा इस बात पर निरंतर ध्यान रहता था कि पहली चीज क्या होता है कि करप्शन पनपता क्यों है। जब आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं लोगों के बीच में, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, आप उनकी बात अपने तक सुनना नहीं चाहते, तो यूजुअली लोग फिर दूसरे चैनल्स तलाशते हैं। मेरा पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि जो भी व्यक्ति मेरे पास तक आना चाहता है, जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, तो उसे रोका नहीं जाएगा। ये तो कहा जा सकता है कि भाई आधा घंटे बाद चले जाना क्योंकि केस की सुनवाई चल रही है, लेकिन रोका नहीं जाएगा, उसे मिलने का मौका दिया जाएगा। तो हर व्यक्ति को ये छूट थी, तो हर व्यक्ति जो अपनी बात कह सकता है, तो फिर वो गुमराह करने की स्थिति, उसको मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बड़े वकील जो है सब इकट्ठे होकर मेरे साथ आए, मेरे पास आए ओपन कोर्ट में, और वो कहने लगे कि साहब एक कोर्ट में मुंशी होता है जो वारंट समन बनाने का काम करता है, पुलिस विभाग से आता रहता है। तो कहने लगे साहब, हेमंत नाम था उसका कोर्ट मुंशी का, आज भी याद है मुझे। बोले साहब कोर्ट मुंशी का व्यवहार अच्छा नहीं है और ये वकीलों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। तो हमने ठीक, अभी बुला के पूछते हैं। हमने बुलाया, हमने कि हेमंत हाँ ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं इनके साथ में। देखिए कि उसका कांस्टेबल का जवाब क्या था। उसने कहा सर मेरा तो इनसे कोई व्यवहार ही नहीं है, ठीक और खराब तो तब हो जब इनसे मेरा कोई व्यवहार हो। मैं तो केवल वारंट बनाता हूँ, सम्मन बनाता हूँ। हाँ कुछ वकील आके कहते हैं कि भाई फलाने वारंट को भी मत बनाना, डिले कर दो, उसमें कुछ तो भी कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फलाने सम्मन अभी मत जारी करना, कुछ कहते हैं कि सम्मन जारी करवा दो जल्दी। मैं उनकी बात नहीं सुनता, तो इस वजह से इनको बुरा लगता हो तो अलग बात है। तो सारे के सारे वकील उसका उत्तर सुन के निरुत्तर हो गए और मुझे भी बड़ा मतलब उससे एक संतोष हुआ कि वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने सदैव ये प्रयास किया कि जो कोर्ट का स्टाफ है वो किसी भी तरीके से ऐसा मनमानी न करे कि जिससे लोगों को भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होने का मौका मिले। बहुत सारे कोर्ट में बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पेशी कौन सी मिल रही है, आपकी पेशी मिली है तो आपको कितने बजे मिली है। तो मेरा ये नियम था कि सबसे पहले वो केसेस दिए जाएं जिनमें पेशी आज कोई ज़्यादा काम नहीं होना है, जिससे कि लोग इंतजार न करें, उनको तारीख मिल जाए। जिन केसेस में वारंट जारी होने हैं उनमें सब में 1 तारीख रहेगी। तो अब बाबूजी को कोई ये छूट नहीं है कि वो 2 महीने की देंगे या 3 महीने की देंगे। एक डेट में उस दिन तय कर दूंगा कि अगले सारे वारंट इस तारीख के लिए जारी होंगे। तो उसमें वो सारा, और जहां भी फाइल में तारीख देनी है मैं अपने हाथ से लिखता था, तो कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं।
तो बाबुओं को भी ये पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बड़ा संतोषप्रद मेरा सेटिस्फेक्शन था कि काम ठीक तरीके से चला। एक न्यायाधीश के तौर पर कई फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे लेने होते हैं जो बहुत कड़े होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरे सबूत नहीं होते, बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं होती, आप वो फैसले नहीं ले पाते जैसा उसमें लेना चाहिए। उस समय विवेक का बहुत ढेर सारा उपयोग भी करना होता है। ऐसा कोई अनुभव जीवन में? देखिए, क्या है कि न्यायिक व्यवस्था जो है, एक बहुत लंबे अनुभव के बाद ये व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हुई है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन में, एक साल में, 10 साल में निकल। एक बहुत सारे मनीषियों का, विद्वानों का, बहुत सारे जो ज्यूरिस्ट हैं उनका योगदान रहा है, और उसके बाद ये एक सिस्टम हमारे पास में आया है। अब इस सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे न्यायाधीश के लिए बहुत ही ये अनिवार्य है कि वो जो सबूत उसके पास में है उनके आधार पर कार्य करेगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी न्यायाधीश को किसी मामले की व्यक्तिगत जानकारी है तो फिर वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, अपात्र है, वो निर्णय नहीं कर सकता। क्योंकि अब मैंने अगर कोई मर्डर होते हुए देखा है तो मैं उसमें जज नहीं हो सकता। मुझे किसी फोर्जरी का व्यक्तिगत जानकारी है तो मैं जज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई अगर मैं विटनेस हूं तो मैं जज नहीं हो सकता। मैं सेशन जज बना, एडिशनल सेशन जज 1996। मेरी पोस्टिंग रायपुर में हो गई। रायपुर में मेरी पोस्टिंग हो गई तो वहां मेरे सामने जो पहला सेशन ट्रायल आया वो था शासन बनाम नानू टांडी। नानू टांडी एक उड़ीसा का रहने वाला था। वो उसका अपराध जो क्राइम का एरिया था वो रायपुर था। मर्डर केस था, एक चाट वाले का मर्डर किया था उसने। फैक्ट्स मैंने देखी, फाइल पढ़ी तो घटना ये थी कि चाट ठेले पे एक लड़की दिन के 12 बजे चाट खा रही थी। एक ये अपराधी वहां पे आया, उसने उस लड़की के प्रति कुछ अनुचित कमेंट्स किए। जो चाट ठेले वाला था उसने कहा भाई हर घर में बहन बेटी होती है, आप ऐसा व्यवहार आपका ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम बहुत व्यवहार बताने वाले होते हो। उसने चाकू निकाला और 4-5 चाकू उसको मारे और वहीं की वहीं खत्म हो गया। उसका एक भतीजा था चाट ठेले वाले का, जो उसका मदद करता था, वो भी वहां मौजूद था। और इट वॉज ए डे लाइट मर्डर। व्यस्ततम चौराहे पे सब लोगों ने देखा कि इस ट्रायल में आया और एक के बाद एक सारे विटनेस होस्टाइल होते चले गए। मतलब कि जो उन्होंने घटना पुलिस को बताई थी, जो पुलिस स्टेटमेंट में आई थी, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, पक्ष विरोधी हो गए। मेरा सारा जो विश्वास था वो ये था कि जब भतीजा आएगा, क्योंकि वो तो निकटतम रिश्तेदार है, वो तो सच बताएगा ही। आखिर में वो आया और वो बच्चा उसने यहां तक बताया कि हाँ ऐसा हुआ था कि फलानी तारीख की घटना है और मुझे चाचा ने घर भेज दिया कि जाके तुम चटनी लेके आओ। मैं लौट के आया तब तक तो चाचा वहां पे पड़े हुए थे खून से। मतलब उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसके सामने इस व्यक्ति ने मर्डर किया था। अब कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि उसके मुंह से कहलवा लें कि भाई ऐसा किया। दैट इज अगेन इम्प्रॉपर। उसका पूरा बयान दिया, उसको समझाया बुझाया, भाई कैसे बताओ, ऐसे बताओ, तुम कब गए, क्यों गए। टस से मस नहीं हुआ वो। जब बयान हो गया उसका, वो चला गया, तो मैंने सरकारी वकील से पूछा भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये गवाह इसने बयान में समर्थन क्यों नहीं किया पुलिस केस का। तो बोले साहब नानू टांडी का इतना ज्यादा आतंक है कि अगर कोई उसके खिलाफ बयान दे तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। इसलिए न तो कोई प्राइवेट व्यक्ति, और ये भी अब बच्चा कैसे बोले, 12-14 साल का लड़का है, इसको भी धमकी मिली होगी, इसलिए ये नहीं बोल सकता। तो उस केस में मुझे फैसला करना पड़ा और फैसले में मुझे उसे बरी करना पड़ा। और वो मेरे हृदय पे एक ऐसी छाप छोड़ गया कि कहीं ना कहीं कानून भी जो है अपने आप में मतलब बिल्कुल असहाय हो जाता है। बिल्कुल, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि हाई कोर्ट में काम किस तरह से किया जाता है, अभी वो जो काम कर रहे हैं विधिक सहायता का, वहां कैसे काम किया जाता है। और आजकल लोग खासतौर से दुष्कर्म के जो मामले हैं उसमें लोग ये सोचते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। एक हैदराबाद की घटना के बाद तो इस पर काफी लोग जोर भी देने लगे हैं।
न्यायालय को बाईपास करने की सोच क्यों पैदा हुई है? न्यायालय में केस बहुत पेंडिंग रहते हैं, देर से तारीख क्यों फैसले होते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम उनसे समझेंगे। पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा साहब। शर्मा साहब, अदालतों में फैसले मेरिट के आधार पर जो आपके पास जिस तरह के सबूत उपलब्ध हैं, वैसे कई तरह के मामले आते हैं, बहुत तरह के, और खासतौर से जो क्रिमिनल मामले उनसे जनभावनाएं जुड़ी होती हैं, हत्या हो, दुष्कर्म हो, इस तरह के डकैती हो, इस तरह के गंभीर मामले। सजा मिलेगी तो अपराधी अपराध नहीं करेगा, समाज की एक धारणा है, लेकिन फैसले बहुत दिनों बाद होते हैं। तो ऐसा क्यों है? और फिर लोग सोचते हैं कि पुलिस ही फैसला कर दे। देखिए, ऐसा है कि न्यायिक व्यवस्था का अपना एक स्वरूप है, और ये एक बड़े लंबे अनुभव के बाद, एक लंबे विमर्श के बाद, एक लंबे चिंतन के बाद जो है अस्तित्व में आया है। एक टाइम वो था जहां कहते थे कि आंख के बदले आंख होनी चाहिए, हाथ के बदले हाथ होना चाहिए। वो जो एक आदिम युगीन न्याय था, उस व्यवस्था से बहुत आगे बढ़ के आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाए और सारी चीजें गुण दोष के आधार पे बिना किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के तय की जाए। उसमें यह भी है कि भावनाओं से आपको काम नहीं लेना है। जो आपको निर्णय करना है वो आपको साक्ष्य के आधार पर करना है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है, हैदराबाद कांड जिसे कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो रेप और मर्डर की घटना थी वो अत्यंत अमानवीय, घिनौनी और हर दृष्टि से जघन्य थी। और ऐसे मामले में अगर अपराध साबित होता है तो न्यायालयों के जो निर्देश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उनमें यह कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला हुआ, इसमें फांसी की सजा दी ही जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे न्याय दृष्टांत हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या पब्लिक आउटक्राई है या एक मीडिया का प्रेशर है, उसके दबाव में आके न्याय के उस रास्ते को छोड़ के जहां से हमको न्याय करना है, एक नया रास्ता इजाद कर सकते हैं? क्या उस रास्ते पर जा सकते हैं जो आज से 1000-2000 साल पहले हुआ करता था? क्या हम ये मान सकते हैं कि पुलिस अंतिम रूप से ये तय कर देगी कि अपराध किसने किया है, किसने नहीं किया है? अगर पुलिस एक मामले में ऐसा करती है तो फिर हर मामले में वो ऐसा कर सकती है। फिर न्यायालयों की उपादेयता खत्म हो जाती है, न्यायालयों का फिर औचित्य क्या रहेगा? या अगर एक लोक मानस है, जन भावनाएं हैं, अगर एक तरीके का प्रेशर उनकी वजह से बनता है, तो भी क्या न्याय का जो रास्ता है उसे छोड़ना उचित होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बहुत सारे गंभीर प्रश्न जुड़े हुए हैं। जिन व्यक्तियों को एनकाउंटर में खत्म किया गया, वो व्यक्ति वास्तव में अपराधी थे या नहीं थे, ये एक सवाल भी हो सकता है। अभी एनकाउंटर वास्तव में था या नहीं था, इसको जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष माननीय जस्टिस सिरपुरकर साहब हैं, और हम देखेंगे कि 6 महीने के अंदर उसके बारे में नतीजा आएगा। लेकिन ये तय है कि हम न्याय करने के तरीकों को उस पाषाण युगीन व्यवस्था के अनुसार नहीं ले जा सकते हैं। हमको न्याय जो निश्चित मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, जो प्रक्रिया हैं, उसके अनुसार ही करना होगा। बिल्कुल, हमको उसके अनुसार ही करना होगा। देर क्यों होती है? देर की वजह से ही जनता में एक सीधे फैसला कर देने का एक मान लीजिए सेशन ट्रायल एक मामला है, वहां से फैसला हो गया, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फैसला हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर दया याचिका, फिर कई तरह की याचिकाएं, फिर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के बाद फिर नए सिरे से उस पर और भी कई तरह के, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है।
इससे लोगों का धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में उनको लगता है कि इंसाफ वक्त पर नहीं हुआ और देर से होने वाले इंसाफ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये तो बड़ा मतलब बहुत पहले से कहा जा रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर विलंब से न्याय हुआ है तो वो न्याय न मिलने के बराबर है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें विचारण न्यायालय होता है। अपील एक व्यक्ति का अधिकार माना जाता है तो उसे अपील का भी अधिकार मिला हुआ है। अगर जैसे मर्डर का केस है, रेप का केस है, सेशन जज ने उसमें फैसला दिया है तो निश्चित रूप से उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में सेशंस के जो मामले हैं वो अधिकतम 6 माह से 1 साल के अंदर तय हो रहे हैं। मतलब कि यूं कह सकते हैं आप कि 90-95% मामलों में सत्र न्यायालय के स्तर से विलंब नहीं हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि मामला जब उच्च न्यायालय में जाता है तो वहां पे वो क्यू में जाके खड़ा हो जाता है। उच्च न्यायालय में अभी मतलब कि वो मुकदमे जो 98, 99 और 2000 के हैं, मतलब कहें कि हम 2000 का मुकदमा मतलब कि 18 साल पुराना हो गया, वो मुकदमे भी, क्योंकि मैं जब 2016-2017 में न्यायाधीश था इंदौर बेंच में, तो मैं देखता था कि जो अपीलें आ रही हैं हमारे सामने, वो चाहे सिविल अपीलें हों, चाहे क्रिमिनल अपीलें हों, मर्डर केसेस की अपीलें हों, चाहे रेप केसेस की अपीलें हों, तो वो हैं 1999, 2000, 2001, 2002 तक तो उस समय आए भी नहीं थे। तो वहाँ पे उच्च न्यायालय में इतना ज़्यादा केसेस का अंबार लगा हुआ है, उसकी वजह से उनका समय पे सुनवाई संभव नहीं है। अब आपको ये मैं बताऊं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सुबह 10:30 से 4:30 तक तो कोर्ट में बैठता है, उसमें फैसला नहीं लिखा था, वो सुनवाई होती है ज़्यादातर शॉर्ट रन। उसके बाद उसका शनिवार है, रविवार है, सुबह का समय है, शाम का समय है, ये फाइलों को पढ़ने में और फैसले लिखाने में जाता है। तो मतलब कि एक जज को ऑन एन एवरेज 14 घंटे तो काम करना पड़ता है, और 14 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम करता है तो आप निश्चित समझिए कि जो कार्य का परिणाम है उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो। कुल मिला के जो समस्या का मूल है वो ये है कि जितने न्यायाधीश उच्च न्यायालय में होने चाहिए, उच्च न्यायालय में मैं जब प्रिंसिपल रजिस्ट्रार था 2011 में, तो उस समय करीब शायद 1,80,000 मामले थे। और मैंने ये देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि हर साल करीब 10-12 हज़ार केसेस बढ़ जाते हैं, और अब वो बढ़ के करीब करीब जो है 2.5 लाख से भी ऊपर निकल गए हैं। तो उसका कारण ये कि हर साल जितने मुकदमे आ रहे हैं ना, हम सेशन जज को, मजिस्ट्रेट्स को तो करेंगे भाई आप जल्दी डिसाइड करिए, लेकिन उच्च न्यायालय में ही नहीं हो और वहाँ हो ही पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ट्रायल लेवल पे पर्याप्त जजेस हैं, है ना। पिछले 10 साल में करीब करीब जजेस की संख्या दुगनी हो गई है। तो वहाँ पे फैसले हो रहे हैं और वो फैसले आके हाई कोर्ट में आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में चूंकि हमारे पास में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, जो आज की तारीख में जहाँ पे 150 न्यायाधीश होने चाहिए, वहाँ पे हमारे पास ऑन एन एवरेज 32-35 न्यायाधीश रहते हैं। हाई कोर्ट में आप रहे हैं, बहुत हद तक हाई कोर्ट के अनुभव आपने शेयर भी किए हमसे। 3 तरह की विधाओं में आपने काम किया न्याय व्यवस्था में। एक वो जो अदालती कार्य है, दूसरा वो जो एक समन्वय का कार्य है, और अब विधिक सहायता पर भी। तो ये जो समन्वय का कार्य है, ये कैसे होता है? आम जनता इसको बहुत जानती नहीं, समझती नहीं। देखिए, जो न्यायिक प्रशासन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो उच्च न्यायालय समय समय पर जो निर्णय लेता है, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी रजिस्ट्री पे होती है, जिसका प्रमुख होता है रजिस्ट्रार जनरल, और रजिस्ट्रार्स रहते हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार्स रहते हैं। तो एक रजिस्ट्रार जनरल के रूप में मेरा हमेशा ये कोशिश ये रही, 2 मेरे प्रयास रहे कि पहली चीज़ तो जो भी फाइल निर्णय के लिए हाई कोर्ट में आई है, प्रशासनिक निर्णय के लिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, उसमें त्वरित। तो रजिस्ट्रार जनरल का ये होता है कि कोई मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने या कमेटी के सामने पहुंचा दिया जाए, तो उसमें कभी हमें विलंब नहीं होने दिया। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मेरे पास प्रतिदिन कम से कम 30-40 लोग मिलने के लिए आते थे,
उनकी समस्याएं, कोई किसी जिले से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई न्यायालय का कर्मचारी है तो कोई लिटिगेंट है, हमारे मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है तो जज साहब ठीक से सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो लिटिगेंट जो कर्मचारी है उसका अपना कुछ ग्रीवेंस है। तो मैंने ये नियम बनाया कि जो लोग आते हैं उनको सुना जरूर जाए, और सुनने के साथ ही साथ उनको कम से कम उनको बात करके ये बताया जाए कि उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को सुनने से ही इनकार कर दें तो उसके अंदर ये भ्रम पैदा होता है कि पता नहीं किस और दूसरे तरीके से निदान होगा, वो फिर दूसरे तरीके से ढूंढने लगता है। एक जज बहुत तरह के निर्णय, बड़ा कड़क होता है, अकेले होता है, समाज से मिलता जुलता नहीं है, बहुत ढेर सारी मर्यादाओं के साथ रहता है। हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, उर्दू के भी जो शब्द आप उपयोग करते हैं वो भी बिल्कुल साफ है, शफाफ है। तो कुछ लिखते भी हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें भी आप हमारे दर्शकों को सुना दें। प्रारंभिक दौर में मेरा लेखन के प्रति रुझान रहा। शुरुआत मैंने जो पत्र लेखन होता है अखबारों में उसमें की, और 1980 में असम आंदोलन चल रहा था, तो असम आंदोलन के बारे में मैंने एक पत्र लिखा था हिंदुस्तान को, दैनिक हिंदुस्तान को। असम एक राष्ट्रीय समस्या, वो उस समय प्रकाशित हुआ था। समस्या आज भी है। और वो प्रकाशित हुआ तो मुझे उससे थोड़ा सा वो भी मिला। राष्ट्रीय स्तर के अखबार में आपका पत्र छपे और वो काफी बड़ा पत्र था, जो पाठकों के पत्र आते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा मेरा एक ऐसा वो रहा कि लेखन से कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव बना रहा। और कविताएं भी मैंने कुछ लिखी, कुछ कवि गोष्ठियों में भी शामिल, कुछ कविता हमें सुनाए। मेरी एक कविता जो मुझे कुछ बहुत बहुत प्रिय लगती है, और वो बिल्कुल कहती है समय के साथ कैसे कैसे क्या होता है, उसके ऊपर है। उसका शीर्षक वक्त है। कभी वक्त को वक्त नहीं था, कभी वक्त को वक्त नहीं था, कभी बुने थे तुम सपनों में, कुछ ऐसे ही चलते चलते सारी उम्र तमाम हो गई। कुछ ऐसे ही चलते चलते सारी उम्र तमाम हो गई। कभी सुबह की सुखद लालिमा, कभी धूप से तपता उपवन, कुछ ऐसे ही ढलते ढलते दिन की संख्या शाम हो गई। कभी अश्रु आंखों से छलके, कभी अश्रु आंखों से छलके, कभी मौन संवाद बन गया। कुछ ऐसे ही अनचाही भी मन की पीड़ा आम हो गई। और आखिरी छंद है कि कभी दर्द से हम आहत थे, कभी दर्द हमसे घबराया, और कुछ ऐसे ही घटते बढ़ते पीड़ा स्वयं विराम हो गई। कुछ ऐसे ही घटते बढ़ते पीड़ा स्वयं विराम हो गई। कभी वक्त को वक्त नहीं था, कभी बुने थे तुम सपनों में, कुछ ऐसे ही चलते चलते सारी उम्र तमाम हो गई। अब वक्त हो गया है विराम लेने का, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा साहब। जस्टिस शर्मा ने क्यों वकालत नहीं की, क्यों न्यायिक सेवा में जाना चाहते थे, उन्होंने बड़े रोचक अंदाज में बताया। न्याय व्यवस्था की उस स्याह अध्याय का भी उन्होंने बहुत शालीन ढंग से, लेकिन बड़ी साफ गोई से इस्तेमाल का उसको अपना अनुभव ही बताया कि कैसे निचले स्टाफ के साथ लोग डील करते हैं, और उस अनुभव को उन्होंने अपने कार्य के दौरान भी इस्तेमाल किया। न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। उसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, न्यायाधीश को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकार को भी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।